अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं इसमें, थोड़ा बहुत आप सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक, आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि यूरोप से आने वाली कंपनियों में सबसे पहले जो आए थे उनका नाम क्या था? पोर्तुगीज आए थे, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश कंपनी आई, उसके बाद फ्रेंच आई। ठीक है, दीज आर फैक्ट्स, और ये आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में किसी भी कंटेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में फैक्ट पूछा जाता है और मेंस में भी आंसर लिखने के लिए आपको कुछ तो फैक्ट चाहिए ना, तो फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर सिर्फ हिस्ट्री को फैक्चुअल वे में पढ़ा जाएगा तो ट्रस्ट में हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। कौन कह रहा है सो जाएंगे? अच्छा ठीक है, और 3-4 दिन रुकिए आप। ठीक है, एक बार मुझे याद है नोएडा में मेरी एक क्लास थी और वहां पे ऐसे ही एक एस्पिरेंट ने बोला था, यूपीएससी एस्पिरेंट था, शुरू में कि हिस्ट्री से बड़ी बोरियत होती है मैडम, बहुत आलस आता है, नींद आ जाती है। हमने कहा चिंता मत करो। फिर 3-4 दिन बाद हम एक संटी लेकर आए क्लास में। हमने कहा आप बताओ किसको नींद आ रही है? ये देखो अभी बोल दिया ना। हाँ? अच्छा आप इधर बैठे हो, ओहो तभी मैं सोचूं कुछ सुनने को नहीं मिला। ठीक है, वैसे क्या बोला था? वैसे इतना सुना ही नहीं दिया क्लियर। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, हम कहाँ, ठीक है, आप तो पेड़ वेड़ पे चढ़ के तोड़ लोगे, अच्छे से संटी लेके आइए। ओके, तो फैक्चुअल हिस्ट्री के पीछे नहीं भागना है, फैक्ट के पीछे नहीं इतनी टेंशन लेनी है। जब हिस्ट्री समझ में आएगी तो फैक्ट अपने आप आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। द मेन थिंग इज कि आप ये सोचिए कि हम सोचते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज अबाउट कि इंडिया वाज रूल्ड बाय अ ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, और इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स केम इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी के नाम से आए थे। तो आप कभी सोचो कि व्यापार करने के लिए आई हुई एक कंपनी में इतना क्या ही पोटेंशियल था कि इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम ही बना लिया, मतलब कॉलोनी ही बना डाला। जब दो जगह के बारे में बात होती है ना, हियर, ये मान लीजिए ब्रिटेन है और ये इंडिया। जब भी दो नेशंस के बारे में बात होगी या दो किंगडम्स की बात होगी, दो एम्पायर्स की बात होगी, तो कौन जीतेगा और युद्ध होगा या संधि होगी, ये सारी चीजें एक तरफा कभी भी डिसाइड नहीं होती। हमेशा दोनों तरफ की सिचुएशंस का उसमें रोल होता है, राइट? तो ये चीज तो हमें पता है कि इंडिया बिकम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, लेकिन वो सिचुएशंस क्या थी, वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, क्या इनका पोटेंशियल था, इनकी क्या ऐसी पावर थी कि उन्होंने इंडिया को रूल कर लिया, और इंडिया की ऐसी क्या वीकनेस थी, ऐसी क्या ही मजबूरी थी, क्या वीकनेस थी, क्या जिस समय यूरोपियन कंपनीज भारत में आई थी उस समय भारत में कोई भी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कोई भी इतना पावरफुल नहीं रहा होगा क्या जो उनको रोक दे? रहा होगा ना। और ऐसा भी नहीं था कि भारतीयों ने पहली बार व्यापारी देखे हों। इंडिया की तो अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन रही है, इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कैसी सिविलाइजेशन थी? ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी ना। तो तब उन्होंने व्यापार कर लिया दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ। तो ये यूरोपियंस भी भारत के लिए नए तो नहीं थे, या इनका व्यापार भी नया तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फर्क दोनों तरफ में रहा होगा। आज वाली क्लास को अगर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया ना, तो समझ लेना पूरी इंडियन हिस्ट्री समझ में आ गई, आगे की पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री समझ में आ गया। क्योंकि जो बेस है ना, जो रूट है ना, वो आज के जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले वहां पे है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो चलो
अब पहले हम ये जो हेडिंग लिखी है ना आप सभी ने अपने अपने नोट्स में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले नाम पे ही जाएंगे, पहले नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अराइवल, ठीक है, ऑफ यूरोपियन कंपनीज। चलो यहाँ दो वर्ड और लिख देते हैं, एक लिखो इन इंडिया। तो एक बार फिर से यहां पे पढ़ती हूं मैं, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ये पहली टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन इंडिया। ठीक, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज। देखो मैं बार बार, अगर जब भी मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टर्म पे 2 से 3 बार अगर एम्फेसिस डालती हूँ, उसको 2 से 3 बार अगर मैं पढ़ रही हूँ, इसका मतलब उस वर्ड में, उस कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई बहुत बड़ा मतलब है। हमारे माइंड में ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वो आए थे तब वो कंपनी थे जिन्होंने रूल किया, तब तक उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उनके इंटेंशंस बदल गए। ठीक है, तो बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि कंपनी आके हम पर रूल करके चली गई, याद है, याद रखना बहुत जरूरी है। सो देवर कंपनीज एंड दे केम इन इंडिया। ठीक है, अब उनका आना भारत की तरफ क्यों हुआ और क्यों यूरोप की बहुत सारी कंपनियां भारत की तरफ आने लगी। यहां पे एक बार फिर से मैं पढ़ती हूं, यहां पे मैंने लिखा है यूरोपियन कंपनीज। तो हम यहां पे किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यूरोप की जो अलग अलग पावर्स थी, उन्होंने अपने अपने सपोर्ट से बहुत सारी कंपनीज को भारत की तरफ, एशिया की तरफ भेजा। ठीक, तो यूरोप में ऐसी क्या सिचुएशन इमर्ज हुई, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने वहां की कंपनीज को मोटिवेट किया यूरोप से बाहर निकलकर डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए एशिया में। क्योंकि यूरोपियन कंपनीज हम बोल रहे हैं तो मल्टीपल कंपनीज आर देयर, और ये जो कंपनीज आई थी भारत में 1498 में पहली कंपनी आई पोर्तुगीज, उस समय यूरोप में क्या कल्चर था? क्या सभी नेशन आ चुका था क्या वहां पे? सब राज्य ही थे ना, मोनार्की ही थी। अब मोनार्की ही अगर सपोर्ट कर रही है, मोनार्की के साथ थोड़ा थोड़ा आइडियोलॉजिकल चेंजेस वहां आ गए थे, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए थे, लेकिन फिर भी वही किंगडम्स, वही राज्य वगैरह सब ठीक। तो ये बताइए कि जब इतनी सारी कंपनीज यूरोप से आ रही हैं, इसका मतलब यूरोप में कंपटीशन है क्या? हाँ, यूरोप की कंपनीज आ रही हैं, अलग अलग पावर, अलग अलग किंगडम, अलग अलग रूलर्स उनको भेज रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर देश का सपोर्ट करने का एक ही मोटिव होगा कि तुम यहां से जाओ और जो तुम्हारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज्यादा बेनिफिट लेकर आओ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पे हम दो सिचुएशंस पे ध्यान देने वाले हैं। यहां पे एक हम यूरोप की सिचुएशन को फोकस करेंगे, तो लिखो 2 सिचुएशंस आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज द सिचुएशंस ऑफ यूरोप। ठीक है, तो यूरोपियन सिचुएशन। और सेकेंड वन, द सिचुएशंस इन इंडिया। तो ये दो एस्पेक्ट से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको समझने के लिए मैप बनाते हैं। इंडिया का मैप बनाओ। सभी को मैप बनाना है, और एक दो बच्चों ने जैसा कल बनाया था वैसा नहीं बनाना है।
दूसरे देश का ढांचा ऐसा ही बनेगा। तो यूरोप और इंडिया दोनों को थोड़ा साथ में समझते हैं, ठीक है? चलो, बना लिया सबने? बनो। ठीक है, अब समझो, देखो इंडिया और यूरोप दोनों की कंडीशन समझते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ यूरोप। जैसे भारत में इतने सारे साम्राज्य रहे, इतने जो है सिविलाइजेशंस रही, उसी तरीके से यूरोप में भी एक एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर, और इसे क्या कहा जाता था? रोमन एम्पायर कहा जाता था, ठीक, इन द एंशिएंट टाइम्स। ये जो रोमन एम्पायर था, ये 4th सेंचुरी में ब्रेक हुआ, और ब्रेक हुआ ऐसे, ठीक है? ये इधर हो गया, ये इटली वाला हिस्सा, और ये हो गया ग्रीक, राइट? और यहां पर एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल सेंटर था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। लिखो। ठीक, हिंदी में इसे कुस्तुनतुनिया कहते हैं, इंग्लिश में ये कॉन्स्टेंटिनोपल है। ये रोमन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये इधर ईस्ट की तरफ जो है, इसे क्या कहा गया? ये बन गया ईस्टर्न रोम, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एंड दिस बिकम द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ये एंशिएंट में हुआ। अब यही मेडावल तक चलता है। अब हम कहाँ आ जाएंगे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिचुएशंस ऑफ 1453 एडी। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये यूरोप के इतिहास में बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। कैसे? इस टाइम पे या इस ईयर में 1453 में इधर इस एरिया में एक ऐसी पावर इमर्ज हुई थी जिसने अपना एक्सपांशन किया, और उन्होंने एक्सपांशन करते करते वो कहां पहुंच गए? कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए, ठीक है? ये पावर का नाम बताइए, कौन थे ये? तुर्की एम्पायर, और इसी को ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये तुर्की एम्पायर था, ये ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन्स ने क्या किया? अपना एक्सपांशन करना शुरू किया, और एक्सपांशन करते करते वो कहां पहुंच गए? कॉन्स्टेंटिनोपल, यहां पहुंच गए, और काफी लगभग 50-55 दिन तक उसको घेर के रखा हुआ इस कैपिटल को, क्योंकि ये कैपिटल थी, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल। इसको घेर के रखा, और बाद में फिर ये सक्सेसफुली इसको अक्वायर कर लिया। तो ये जो है ना 1453 एडी, ये जो टाइम है, ये जाना जाता है एज द डिक्लाइन और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए जाना जाता है, राइट? तो ये किसके कंट्रोल में आ गया? तुर्की एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। ये अभी फैक्ट है। अब समझना यहां पे क्या होगा। जब ये पूरा रोमन एम्पायर था, और फिर जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, दोनों की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा अलग हो गई। ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है ना, ये थोड़ा, ये कैसा था? कंपैरेटिवली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानता था, ठीक है? ये ऑर्थोडॉक्स थे, ये कंपैरेटिवली प्रोग्रेसिव। वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाज कंपैरेटिवली प्रोग्रेसिव, और ये कैसा था? ऑर्थोडॉक्स। दोनों जगह पे है क्या? क्या यहां पे रिलीजन कौन सा प्रोमिनेंट है? क्रिश्चियनिटी प्रोमिनेंट। ये जो आए, ये कौन थे? इनका रिलीजन क्या था? इस्लाम, ठीक है? तो जब यहां पे ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मानी गई थी, इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस सक्सेस, ठीक है? और हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी कोई एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य होता है, एम्पायर होता है, जब दूसरे को एक्वायर करता है ना, तो वहां का जो कल्चर है उसको क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है?
तो कॉन्स्टेंटिनोपल में या ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पॉलिटिकल पावर तो गई, हमारा कल्चर भी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए। सो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ईस्टर्न रोमन एम्पायर से भागना शुरू कर दिया और पहुंच गए किधर, वेस्ट की तरफ। और जब ये लोग गए तो अकेले नहीं गए, अपने घर का सामान नहीं, ये कैसी विरासत लेकर गए, अपनी कल्चरल जो वैल्यूएबल जो चीजें थी उनको साथ में लेकर गए, अपनी जो लिटरेचर था उनका उसको साथ में लेकर गए। और जब इधर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट में सबसे पॉपुलर एरिया अगर कोई था उस समय तो क्या था, इटली। इटली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी उस समय, क्योंकि यूरोप और एशिया इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड की बात हो तो पूरे एशिया का जितने भी ट्रेड गुड्स या ट्रेड कमोडिटीज होते थे वो उस समय 3 मेजर ट्रेड रूट्स थे, वो भी अभी बताऊंगी। तो उन मेजर रूट्स पे इटली सबसे पहले बढ़ता था। तो जितनी भी ट्रेड कमोडिटीज जाती थी वो कहां जाती थी, इटली। यहां से जाने के बाद वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती थी इन द यूरोपियन एरियाज, ठीक है, रीजन्स। तो मेजर सिटी थी इटली। तो इटली की इंपॉर्टेंस को समझना है तो यहां पे एक ऐसे स्टार मार्क करके लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ इटली। अभी एक मेजर ट्रेड सेंटर था, ठीक है। और एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा इससे कनेक्टेड ही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक सिटी, कोई एक क्षेत्र कोई भी हो, अगर वो ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बन जाए तो वहां की खास बातें क्या होंगी, हाँ, अर्बन कल्चर होगा, और बताइए, डाइवर्स कल्चर होगा, वेरी गुड। आइडियोलॉजी कैसी होगी उनकी, लिबरल आइडियोलॉजी होगी, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग रहते होंगे, है ना। जो लिबरल आइडियोलॉजी होगी, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग होते होंगे। और ये मान के चलिए इटली वो एरिया था जहां यूरोप से बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत अलग अलग एरियाज के लोग जाते हों, एशिया से बहुत अलग अलग जगह के लोग जाते हों, और जब एक शहर में मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ कल्चर का एक्सचेंज नहीं होगा, आइडियाज और आइडियोलॉजी का भी एक्सचेंज होगा। और यहीं से एक नेचर राइज होता है, मतलब एक नेचर में एक चेंज आता है, क्वेश्चंस पूछने की आदत होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अभी इसी क्लास का ले लिया जाए तो आप सभी बिहार से हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपके एरियाज में भी कल्चर थोड़ा थोड़ा वेरी करता हो। तो आपने कभी डिस्कस किया होगा, अच्छा आपके इधर ऐसा होता है, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं, तो पूछते हैं ना, ऐसा क्यों पूछा जाता है। फिर कभी आपके दिमाग में भी आता होगा, यार उनका कल्चर सही है, ये फ्रीडम सही है उनके यहाँ, हमारे यहाँ भी हो जाता तो बढ़िया रहता। फिर जो अपने जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इंडिया में ही अगर एक जगह पे इस तरीके का कल्चर है तो हमारे यहाँ पे भी तो ये आइडियोलॉजी फॉलो हो सकती है, उसमें क्या बुराई है, तो सारे इंडियन ही होता है ना, ये चेंज आता है। तो यही चेंज ऐसे शहर में डेफिनेटली आएगा जो पूरे वर्ल्ड लेवल के ट्रेड से जुड़ा हुआ हो। और इटली उस समय पूरे वर्ल्ड के ट्रेड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि पूरे यूरोप में जितना भी ट्रेड जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, मेजॉरिटी ट्रेड इटली के थ्रू आ रहा है। एशिया में जितना ट्रेड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, वो इटली के थ्रू आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि इटली वो जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग रहते हो यूरोप के, ठीक है। अब जब कॉन्स्टेंटिनोपल से लोग यहां से निकल के और इटली की तरफ पहुंचे तो उनके साथ रोम का जो पुराना जो लिटरेचर था वो भी पहुंच गया, कहां पे, इटली पहुंच गया। और इटली में जो पहले से ही आइडियोलॉजिकली अवेयर, एजुकेटेड, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग थे, जब उन्होंने अपना लिटरेचर पढ़ा, जब उन्होंने अपने ओल्ड जो रोमन एम्पायर था जब उसके बारे में जाना, तब उन्होंने एक चीज सोची। उन्होंने सोचा आज पूरे यूरोप में या पूरे रोमन एम्पायर में, चाहे वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो या पूरे वर्ल्ड के एस्पेक्ट से भी देखें, तो जो ओटोमन्स गए थे वो भी रिलीजन को एस्टेब्लिश किया उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि आज पूरे विश्व की जो आइडियोलॉजी है पूरे वर्ल्ड की है वो कहीं ना कहीं रिलीजियसली डोमिनेटिंग है, जिसका धर्म जिसे जो कहता है वो वही करता है।
पहले एंशियंट टाइम में जो एंशियंट रोमन एम्पायर था वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था। ये डिफरेंस कौन बता रहे हैं उनको? वो खुद देख रहे हैं। उन्होंने खुद से कंपेयर करना शुरू किया और तब उन्होंने सोचा कि पहले की आर्ट फॉर्म इतनी फ्री रहा करती थी, अब अगर कुछ भी, अगर पेंटिंग भी बनाना शुरू करते हैं तो चर्च हमें बताता है कि किस तरह के कलर्स यूज करने चाहिए, किस तरह के फिगर्स बनने चाहिए। समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आर्ट पे भी अगर इतनी सारी बाउंडेशंस हैं, और आर्ट कैसा है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड आइडियाज। तो उन्होंने कहा कि ये सोचो, एंशियंट टाइम में हम इतने प्रोग्रेसिव थे, इतना पुराने समय में हम इतने प्रोग्रेसिव, और आज इतनी सारी बाउंडेशंस, पहले वाला समय क्यों नहीं आ सकता? पहले वाला समय तो ज्यादा बेहतर था। तो उन्होंने सोचा फर्क, सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा फर्क ये है कि अब हम सब क्या कर रहे हैं? हम आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात को मान रहे हैं। और इसीलिए ये जो टाइम था मिडेवल वाला, इसको क्या कहा गया? डार्क एज ऑफ यूरोप। कि ये तो अंधकार का युग है। अंधकार क्यों कहा जाता है? जब जो पर्सन है ना वो अपने लॉजिक लगाना छोड़ दे और किसी की कही हुई बात को एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दे, तो उसे क्या कहा जाएगा? अंधकार में ही जी रहे हो, जो बताया जा रहा है बस वही सही मान रहे हो। कभी प्रूफ तो करके देखो, कभी प्रमाण लिया है क्या इन चीजों को? नहीं ना। तो यहां से क्या हुआ? यहां से थॉट्स का रिवोल्यूशन हुआ इटली से। और इसीलिए इटली को किस चीज के लिए जाना जाता है बताइए? वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप मिडेवल से मॉडर्न पे शिफ्ट करते हो तो रेनेसा के नाम से जाना जाता है। एक और नाम आता है इसी के साथ, उसे क्या कहा जाता है? एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या हुआ? कि अब नॉलेज बढ़ रही, ज्ञान आ रहा है। ठीक है, एक फर्क है। एक कहा जाता है कि जैसे एक तो ज्ञान हो गया और एक हो गया बोध। ठीक है, हिंदी के दो शब्द हैं, एक है ज्ञान और एक होता है बोध। आप दोनों में अंतर बता सकते हो? हाँ बताइए। उल्टा बोल दिया। ज्ञान का मतलब होता है कि किसी ने कोई अच्छी बातें, कुछ भी काम की कोई बात बताई और हमने वो सुन ली, हमें ज्ञान मिल गया। ठीक है, उपदेश हो सकता है, कोई स्पीच हो सकता है। ठीक है, और बोध का मतलब क्या होता है? उसको धारण कर लिया। जब तक ज्ञान को इंप्लीमेंट ना किया जाए, जब तक नॉलेज को इंप्लीमेंट ना किया जाए और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाए, तब तक बोधि नहीं मानी जाती। और यही फर्क है कि महात्मा बुद्ध को क्या माना जाता है? कि उनको बोधि प्राप्त हुई, क्योंकि जो उनको समझ में आया, जो नॉलेज उनको मिली, उस नॉलेज को उन्होंने यूज किया, उसको धारण किया, उनको ग्रहण किया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई ये बताए, कोई भी स्पेशल डिश आपकी फेवरेट कोई भी हो, ठीक है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, उसकी रेसिपी डिस्कस की जाए और फिर उसको डिस्क्राइब किया जाए कि रसगुल्ले कैसे होते हैं, ठीक है, मीठे से, देखो ये कौन बोल रहा है, तो उसका टेस्ट समझ में नहीं आएगा, वो उसे खा के ही पता चलेगा। ऐसे ज्ञान होता है, जब तक उसे ग्रहण ना किया जाए तब तक वो सिर्फ सुनी हुई बातें होती है, वो बोधि नहीं होती। यही फर्क है कि वही लिटरेचर ईस्टर्न रोमन एम्पायर में था, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आया, और जैसे ही वो कहां पहुंच गया? वेस्टर्न रोम में पहुंच गया और इटली में पहुंच गया, और वहां के लोगों ने जब उसको ग्रहण करना शुरू किया, जब उस डिफरेंस को उन्होंने रियलाइज किया और उन्होंने सोचा कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब पहले एंशियंट में ह्यूमन सेंट्रिक सब कुछ, जो एनवायरमेंट था दैट वाज ह्यूमन सेंट्रिक। क्योंकि अगर आर्ट फॉर्म्स भी, पूरा इंडियन हिस्ट्री के लिए या वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए याद रखिएगा, अगर आप किसी भी डायनेस्टी के टाइम पर ये पढ़ते हो कि आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर हुआ, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनीथिंग, लिटरेचर, कुछ भी है, कोई भी आर्ट फॉर्म अगर बहुत ज्यादा तेजी से अगर बढ़ गई हो, प्रोग्रेस उसमें बहुत ज्यादा हुई हो, तो ये मान के चलिएगा कि वहां के रूलर्स बहुत प्रोग्रेसिव थे, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा लिबरल थी, बहुत प्रोग्रेसिव थी। इसीलिए उन्होंने एक्सप्रेशन में कोई लिमिटेशन नहीं लगाई, कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि एक्सप्रेस करो खुद को। वरना लिटरेचर, अब आप लिखो, अब लिखिए आप कुछ,
ना ना, कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो कितना फ्री है और कितना उसके ऊपर बाउंडेशन है, इस बात का भी पता चल जाता है जब हमें डायनेस्टी वाइज या किसी टाइम पीरियड में ये पता चले कि गुप्ता पीरियड वाज गोल्डन पीरियड। तो इसका मतलब वहां के जो उस समय के जो रूलर्स रहे होंगे वो भी कैसे रहे होंगे, बहुत लिबरल और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव रहे होंगे। ठीक है, तो यही उन्होंने देखा कि अगर उस समय अगर इतना अच्छा लिटरेचर, इतने आर्ट फॉर्म्स इतने डेवलप हुए थे, दैट मीन्स द रूलर्स, यहां पे रूलर्स को हम यहां लिखते हैं स्टेट, ठीक है, तो स्टेट, सोसाइटी एंड रिलीजन, ये जो तीनों थे ना, ये ह्यूमन सेंट्रिक हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में। और जिस समय ये चेंज हो रहा है उस समय उनको क्या रियलाइज हुआ कि अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, स्टेट अपने अकॉर्डिंग बाउंडेशंस लगाता है, सोसाइटी अपने अकॉर्डिंग बाउंडेशन लगाती है और रिलीजन अपने अकॉर्डिंग बाउंडेशन लगाता है। तो इसको हम कैसे कहते हैं, यहां पे ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें बनाई तो गई थी ह्यूमन के लिए। स्टेट भी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, सोसाइटी भी इंडिविजुअल के लिए बनाई जाती है और रिलीजन भी इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के लिए कर रहा है, इंडिविजुअल रिलीजन के लिए कर रहा है, इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए कर रहा है। ये चीजें अगर आज हम फेस कर सकते हैं तो सोच के देखिए 15th सेंचुरी में क्या कंडीशन रही होगी। इसीलिए उसको डार्क एज कहा जाता है। इंडिया में उस टाइम पे कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर थी, इंडिया में कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में रूल करने वाला मेनली यही होता था बहुत। इंडिया में, अब आप कहोगे 15th सेंचुरी में तो इंडिया में भी दिल्ली सल्तनत थी, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल्स में भी ऐसे बहुत सारे रूलर्स आए जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करके रखा। लेकिन यूरोप में ये कंडीशन बहुत ज्यादा खराब, तो हम उस समय यूरोप से बेहतर थे। बस फर्क इतना हुआ कि उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा सप्रेसिव थी, इतनी ज्यादा सप्रेसिव थी, वो कहते हैं ना जैसे स्प्रिंग बोर्ड काम करता है, जितना ज्यादा सप्रेस किया जाए उतना ही ज्यादा उछलेगा वो। तो यूरोप में वो टाइम आ गया था सप्रेशन का, वो टाइम आ गया था कि लोगों ने कहा था अब कुछ बर्दाश्त ही नहीं करना। अब आप पहले ये बताओ कि ये जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है ना, किसके लिए हुआ है भाई, आप किसके लिए काम कर रहे हो? क्या इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या इसके लिए? क्या आप सिर्फ टैक्सेस ही लेते चले जाओगे या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी? सोसाइटी क्या मतलब से प्रेशर ही क्रिएट करेगी क्या? इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? ये पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप नहीं कर सकती क्या? रिलीजन और जो चर्च है क्या सिर्फ आपको यही बताने के लिए है कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए? क्वेश्चंस उठाए गए बहुत ज्यादा, किस पे? इन तीनों पे सवाल उठाए जाने लगे। जब तीनों पे सवाल उठाए जाने लगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई, किसको होती है? धर्म को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत भी किसको हुई? रिलीजन को। रिलीजन को इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो स्टेट था ना वो रिलीजियसली सप्रेस्ड था। रिलीजन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था स्टेट पर, और सोसाइटी के सारे रूल रेगुलेशन रिलीजन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। आज भी हमारी सोसाइटी के जितने रूल रेगुलेशन हैं वो सारे के सारे हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। हर धर्म ने जीने का एक तरीका बताया हुआ है और उन्हीं तरीकों को हम फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन बदलने हो तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत कहां पड़ती है? रिलीजन में पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलीजन को हुई और इसीलिए लोगों ने भी सबसे ज्यादा इसी को टारगेट किया। उन्होंने कहा अच्छा आप कहते हो पृथ्वी गोल है, हम कैसे मान लें पृथ्वी गोल है? उन्होंने कहा आप कहते हो कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सोलर सिस्टम का सेंटर है अर्थ। उन्होंने कहा हम कैसे मान लें? उन्होंने कहा अब धर्म जो कुछ भी बताएगा उसे आंखें बंद करके किसी भी चीज को विश्वास नहीं करना। अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके, इफ एनीथिंग इज प्रूवन देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड।
अदरवाइज इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रूफ लेकर आते हो तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा। ये जो बात थी ना, ये इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन ऑफ द थॉट्स, थॉट का रिवोल्यूशन, जिसने उसके बाद से जैसे ये चेंजेस आने शुरू हुए, क्वेश्चंस आने शुरू हुए, उसके बाद से आप देखना यूरोप में पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारी थियरीज आने लगी, स्टेट को लेकर बहुत सारी थियरीज आने लगी कि जो रूलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी पावर्स क्या होंगी, जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके राइट्स क्या क्या होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस इमर्ज हुए, यहां से थॉट का रिवोल्यूशन शुरू होता है। और इसी को हम यूरोप में किस नाम से पढ़ते हैं, इसको एनलाइटनमेंट और रेनेसा के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो अभी हमने डिस्कस की, ये कब की है, इट इज अराउंड 15th सेंचुरी। तो 15th और 16th सेंचुरी ऑफ द यूरोप, ये किस लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है रेनेसा के लिए। ये सिचुएशन कहां की है, यूरोप की सिचुएशन। ठीक है, चलो अब हमने डिस्कस किया कि 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में क्या चेंज आया। तो यूरोप में आया रेनेसा, क्लियर। ठीक है, अब इसी के साथ हम अब इंडिया की सिचुएशन को भी कंपेयर कर लेते हैं, मतलब इंडिया की सिचुएशन भी देख लेते हैं कि यहां पे क्या था उस समय। अब क्योंकि यहां पे उस लेवल का सप्रेशन नहीं था, तो ऐसा कोई चेंज भारत में उस समय नहीं आया, ऐसी कोई रिवॉल्यूशन इंडिया में नहीं आई। लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा था वो जानना हमारी जरूरत है, क्योंकि 15th सेंचुरी में जब वहां रेनेसा चल रहा है, ठीक है, उसी समय एकदम 15th सेंचुरी के लास्ट में 1498 एक यूरोपियन कहां पहुंच गया, भारत पहुंच गया। समझ रहे हो। तो जब वो भारत आए उस समय भारत की क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी वो एक बार देख लेते हैं। तो बताओ इंडिया में कहां पे क्या क्या रूल चल रहा था, बताइए। कुछ जो मेजर मेजर हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है साउथ वाला, वेरी गुड। तो अब जहां पे आपने मैप बनाया है उसको फिल करते चलिए। इट वाज विजयनगर, ठीक है। ये जो एरिया है ये बहमनी, इसी को डेक्कन सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला जो रीजन है मेनली इधर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन इस तरीके से, ये क्या है, दिल्ली सल्तनत। ये इधर वो राजस्थान में वो राजपुताना वाला एरिया थोड़ा सा। तो 3 मेजर पावर्स वर देयर इन इंडिया इन 15th सेंचुरी। कौन कौन सी, नॉर्थ में अगर बात करें तो नॉर्थ में कौन थे, दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है। डेक्कन रीजन में कौन रूल कर रहा था, डेक्कन में बहमनीस। और साउथ में और सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन रीजन, सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन, यहां पे कौन रूल कर रहा था, यहां विजयनगर रूल कर रहे थे। अब ये जो तीन हमने पावर्स यहां पे मेंशन की, तीनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल थे, तीनों ही बड़ी पावर्स थी। और ये जो मुगल्स थे, सॉरी जो दिल्ली सल्तनत थी, दे वर ट्राइंग टू एक्सपांड देयर टेरिटरीज इन द डेक्कन रीजन। तो ये मान के चलिए कि समय समय पर यहां पर अटैक्स वगैरह होते रहे, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये एरिया दिल्ली सल्तनत का टाइम हो या मुगल्स का टाइम हो, पूरे तरीके से कभी भी कंट्रोल में नहीं आया, या कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा चलते रहे, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये जो बहमनी और डेक्कन सल्तनत है कितने हिस्सों में टूट गया था, 5 हिस्सों में टूट गया था। कौन कौन से थे ये, हाँ, ये अहमदनगर, ये इधर बीजापुर, गोलकोंडा,
ये बीच में इधर, ये बीदर, और नॉर्थ में बरार, ये 5, ठीक है। और ये हो गया इधर विजयनगर। विजयनगर के लिए माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के समय में एकमात्र हिंदू साम्राज्य था ये। ऐसे तो हिंदू डायनेस्टीज और भी थी इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, राजस्थान रीजन, यहां पर भी थी, राजपूताना कल्चर वाज देयर, लेकिन ये एम्पायर के नाम से कौन सा जाना जाता है? सिर्फ ये विजयनगर एम्पायर जाना जाता है। और उस समय ये जो तीनों है, या पूरा जो भारत है, इसका व्यापार जो होता था वो साउथ ईस्ट एशिया में भी व्यापार, इनका ट्रेड हुआ करता था, और यूरोप के साथ भी ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। अब ट्रेड के 3 रूट्स थे, ये हटा दें, ठीक, लिख लिया ना सबने, नोट किया ना? सो 3 मेजर ट्रेड रूट्स थे। कौन कौन से? अब पूरा एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाले, हम इसको इंडिया से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिया से समझेंगे, बातें नहीं आपस में। एक ट्रेड रूट यहां से, ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, पर्शियन गल्फ से इधर मेडिटेरेनियन सी, और फिर ये कहां पहुंच गए? इटली, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेड रूट ये इधर से रेड सी होते हुए, ये थोड़ा सा ऐसे, ये इधर से रेड सी होते हुए, फिर इजिप्ट होते हुए मेडिटेरेनियन सी, एंड देन इटली। और तीसरा जो रूट था वो यहां पे क्या है बताओ? सेंट्रल एशिया, ठीक है, हाँ। तो यहां से इंडिया से ये ट्रेड जाता था सेंट्रल एशिया, फिर ये रशिया, और फिर जो बाल्टिक नेशंस है वहां के थ्रू ये पूरा यूरोप में जाता था। तो ये 3 मेजर ट्रेड रूट थे, जिनमें से ये 2 सी रूट भी थे और लैंड रूट भी थे, ये दोनों। और इन दोनों में ही इटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ये ट्रेड चल रहा था भारत का यूरोप से, या पूरे एशिया का यूरोप से, ठीक है। मतलब एशिया या भारत उस समय यूरोप से जुड़ा हुआ था। और ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि ये यहाँ पे अरेबिक कल्चर आ चुका था, ठीक है, तो पूरा ये जो इंडियन ओशियन हो गया, अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे किसका डोमिनेंस था? अरब ट्रेडर्स का डोमिनेंस था इस एरिया में। तो अरब ट्रेडर्स के डोमिनेंस में पूरा इंडियन ओशियन और अरेबियन सी जो है, इसका ट्रेड चल रहा था, ठीक। अच्छा, तो ये यूरोप की और इंडिया की एक साथ ये सिचुएशन हो गई। यहां तक समझ में आया? एक बार रिवाइज करो, इसको पढ़ो, और कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। पूरा पिक्चर माइंड में क्लियर होनी चाहिए, यूरोप की भी और इंडिया की भी। ये ये वाला ना, हाँ, ये इधर अरेबियन सी होते हुए फिर रेड सी, रेड सी के बाद इजिप्ट, इजिप्ट के बाद मेडिटेरेनियन सी, एंड देन इटली, ठीक। चाहो तो ये नाम लिख सकते हो आप, ये जो ट्रेड रूट है ना, ये दोनों इनके नाम लिख लीजिए। लिखो एशिया, एशिया, फिर ऐसे एरो बनाना, ठीक है। एशिया के बाद ये पहले ये वाला लिख रहे हैं, ठीक है, फिर ये पर्शियन गल्फ, उसके बाद तुर्की, फिर मेडिटेरेनियन सी, इटली। पढ़ो एक बार क्या लिखा है? एशिया, पर्शियन गल्फ,
टर्की, मेडिटेरेनियन सी से इटली पहुंच गए। दूसरा ट्रेड रूट लिख लीजिए, एशिया, रेड सी, इजिप्ट, मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट के बाद मेडिटेरेनियन सी एंड देन इटली। तीसरा भी लिख लीजिए, इंडिया, उधर से ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, फिर वहां से रशिया, फिर बाल्टिक नेशंस। रशिया, सेंट्रल एशिया के बाद रशिया और उसके बाद बाल्टिक नेशंस, ठीक है। और फिर वहां से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूरोप में, ठीक है। अच्छा, होमवर्क भी लिखिए, बाल्टिक नेशंस कौन कौन से थे। वेरी नाइस। और ये जितने भी नाम अभी आए हैं ना, ये सारे, ये आपका होमवर्क है, कल आप मैप में सर्च करके आएंगे। मैप में इनकी लोकेशंस देखना, पूरे आपके बीपीएससी का एग्जाम हो, पूरा यूपीएससी का एग्जाम हो, है ना, ये पूरी प्रोसेस है, अवेयरनेस की प्रोसेस है। तो जो भी कोई नया नाम आ रहा है ना, एशिया का हो, इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो, वो साथ साथ में आपको चेक करते रहना है ऑन दी मैप। यहां तक सभी को क्लियर है, पूरी स्टोरी समझ में आ गई, यूरोप की भी और इंडिया की भी। इंडिया का तो हमने सिर्फ पॉलिटिकल पावर डिस्कस किया है और ट्रेड डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे पढ़े, ठीक है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं कहां से, जब 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है ऑटोमन्स ने कैप्चर कर लिया, और उसके बाद ये जो पूरा रीजन है ना, ये ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ गया। पूरा ये जो रीजन है ये पूरा ऑटोमन्स के कंट्रोल में आ गया, पूरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था ये ऑटोमन्स के कंट्रोल में। अब मुझे एक बात बताइए, मैप को देख के एक बात बताइए कि इनमें से जो मेजर ट्रेड रूट्स थे उस पर अब किसका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया? सोचो, कौन से एम्पायर का? ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर ने जब इन दोनों ट्रेड रूट्स को अपने कब्जे में ले लिया, तब एक बात बताइए, एशिया और यूरोप दोनों के ट्रेड पे क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ होगा? पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या हुआ होगा? प्राइस हाई हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि जिसकी टेरिटरी से जाएंगे वो क्या करेगा? रेवेन्यू इंपोज करेगा वहां पर। इसीलिए दिक्कत ये नहीं थी कि यहां पे ऑटोमन एम्पायर आ गया। यूरोप को दिक्कत इस बात से थी कि जैसे ही ऑटोमन एम्पायर आ गया, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर ने सारे रूल एंड रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग डोमिनेंटली इंपोज किए और रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंपोज कर दिया, टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया। और वही इंडियन गुड्स और वही एशियन गुड्स जो पहले जब यूरोप में कम प्राइस में पहुंचते थे, तो वहां जब उनको बेचा जाता था एशिया की चीजों को, तो बेनिफिट या प्रॉफिट ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ऑटोमन्स ने अपना रेवेन्यू यहां पर इंपोज कर दिया, टैक्सेशन हाई कर दिया, वैसे ही अब उनका प्राइस जब हाई होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कम हो, ज्यादा होगा किसी चीज का? हाँ, प्रॉफिट कम होगा। अब यूरोपियन से ये चीज बर्दाश्त नहीं, अब उनको इसमें लॉस होने लगा। अब एक तरफ सिचुएशन ये बने कि ऑटोमन्स की वजह से उनके ट्रेड में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, दूसरा रूल रेगुलेशन भी ऑटोमन्स के फॉलो करने। यहां पे तो एम्पायर वाली बात नहीं थी, यहां पे एक तरीके से रिलीजियसली डोमिनेटिंग एम्पायर और दूसरी तरफ इटली की बात थी, जो कंपैरेटिवली बहुत लिबरल और अपने आप को बहुत एडवांस अपने आप को कंसीडर करते थे वो लोग। समझ रहे हो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे थॉट्स का रिवोल्यूशन चल रहा है, वहां थिंकर्स आ रहे हैं नए नए, और यहां पे क्या है? रिलीजियस डोमिनेंस है, रूल रेगुलेशन इंपोज कर दिए गए, टैक्सेशन हाई कर दिया, और इन सारी चीजों की वजह से यूरोप में ऐसी हलचल मची कि सबने बोलना शुरू कर दिया कि अब चेंज करो, अब ये बर्दाश्त नहीं करना, अब चेंज करो। देखो एक बात बताइए, एक जो बेचारा जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा, अब इसे अगर मैं ये बोलूं थोड़ा कम एजुकेटेड, तो वो भी पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ह्यूमन नेचर के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान के अंदर थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी सी काबिलियत थोड़ी कम है, तो उसको सप्रेस करना आसान हो जाता है। लेकिन जो अपने आप को क्या कंसिडर करने लग जाए
कि हम तो कैपेबल हैं, क्या उसको सप्रेस किया जा सकता है? चाहे उसके फाइनेंशियल कंडीशन जैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसने मान लिया कि मैं कैपेबल हूं, उसको सप्रेस करना आसान नहीं है। तो यूरोप के लोगों ने उस समय मानना शुरू कर दिया था कि हम एडवांस हैं। सोचना शुरू कर दिया। जो सवाल उठाना शुरू कर देता है ना, वो अपने आप को ज्यादा काबिल समझना शुरू कर देता है। अब ये जो सिचुएशंस यहां से जब चेंज हुई, तो यूरोप में, अब एक टेबल बनाते हैं, उसको लिखना। सबसे पहले लिखो रेनेसा। तो यूरोप में रेनेसा आया, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या इंपैक्ट क्रिएट हुआ रेनेसा का? तो लिखो रिवॉल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी, रिवॉल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी। जब आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ जाए कहीं पर भी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस रेज्ड अगेंस्ट रिलीजन, स्टेट एंड सोसाइटी। जब क्वेश्चंस होंगे तो उसका आंसर भी निकाला जाएगा। और आंसर कैसे निकाला जाएगा? उन्होंने क्या कहा था कि कुछ भी अगर साइंटिफिकली प्रूवन हो, लॉजिकल हो, तो लॉजिक अगर है तो हम माने, प्रूफ किया जा सके तो हम माने, ठीक है। तो यहां पे कैसा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ? लॉजिकल, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ। जब लॉजिक्स होते हैं और साइंस साथ में आ जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाए, तो हर चीज को प्रूव किया जाता है। फिर जब प्रूव करने की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा? इनोवेशंस होंगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? रिसर्च एंड इनोवेशंस। जब इनोवेशंस और रिसर्च वर्क हुए तो इनसे क्या आया? टेक्नोलॉजी। क्लियर? एक बार इसको रिवाइज करो, यहां तक एक बार देख लो क्या क्या लिखा है, पढ़ो। क्या क्या है? सबसे पहले रेनेसा, देन रिवॉल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी, देन क्वेश्चंस रेज्ड अगेंस्ट रिलीजन, स्टेट एंड सोसाइटी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि लॉजिकल टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है। और इसका आउटकम क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? इनोवेशंस एंड रिसर्च। और जब इनोवेशंस और रिसर्च होती है तो क्या आता है? टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। अब जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका यूज होगा। तो अब इसका यूज हुआ कहां कहां पर? एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो यहां पे लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब इसका आउटकम बताइए, इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका आउटकम क्या होगा बताओ? एग्जैक्टली इसका रिजल्ट ये होगा कि प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा। तो लिखो सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसको कहां यूटिलाइज किया जाता है? एज अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। अगर हम इंडिया की अगर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उस समय,
वो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, ठीक है। और इसीलिए ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा आसान हो गया इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद करना, क्योंकि एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जब टेक्नोलॉजी यूज हुआ तो यहां सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। उसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी का यूज किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, मतलब मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, पावर लूम आ गया, है ना, तो उसके बाद क्या होने लगा, यहां पे भी प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। सरप्लस प्रोडक्शन इन बोथ द केस। जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो इससे क्या होगा, हाँ, प्राइस लो हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मार्केट सर्च करने की होड़ लग जाएगी, ठीक है। अब ये जो चीजें चेंज हुई थी ना यहाँ पे, सरप्लस प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतनी ज्यादा ग्रोथ, ये सबसे पहले यूरोप के कौन से नेशन में देखी गई थी बताओ? सबसे, इसको कहा जाता है एक टाइम के बाद ये क्या बन जाएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां आई, ब्रिटेन। अब एक बार फिर से समझना, इधर यहां से देखते हैं, इनोवेशंस हुए, रिसर्च हुए, टेक्नोलॉजी आने लगी। टेक्नोलॉजी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए टेक्नोलॉजी आई होगी। कैसी टेक्नोलॉजी आई थी, शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी आई, पहले से ज्यादा अच्छे जहाज बनाए जाने लगे, शिप मेकिंग, ठीक है। शिप मेकिंग में पुर्तगीज बहुत आगे थे उस समय। दूसरा नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ साइड में समझने के लिए लिख देते हैं, नेविगेशन सिस्टम, शिप बिल्डिंग। ये दोनों चीजें किसको बढ़ावा देती है बताओ? नेविगेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग हो जाए, शिप बिल्डिंग अच्छी हो जाए, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे शिप बनाए जाएं, वेपन्स आने लगे अच्छे। अब बताओ ये तीनों चीजें किसको प्रमोट करने वाली होंगी उस समय? एक्सप्लोरेशंस, न्यू एरियाज एक्सप्लोर करना, है ना। जिसके पास सबसे पहले स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम आएगा वो सबसे पहले बाहर भागेगा। इसीलिए सबसे पहले पुर्तगीज आए, क्योंकि उनका नेविगेशन सिस्टम सबसे पहले स्ट्रांग हुआ, इसीलिए पुर्तगीज आए। और इसीलिए यूरोप की जितने भी कंट्रीज, ये यूरोप की जो कंपनीज भारत में आ रही थी ना, उन सभी के पास ये तीनों चीजें तो थी। शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी थी, नेविगेशन सिस्टम अच्छा था, वेपन्स अच्छे थे, और ये तीनों चीजों के भरोसे पे उनके देश के जो शासक थे, रूलर्स थे, है ना, उन्होंने भेज दिया कि जाओ, नए नए एरियाज जब एक्सप्लोर करोगे तो हो सकता है तुम्हारा वहां झगड़ा हो जाए, तो वेपन्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मतलब राजी रिश्ते से बात बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर युद्ध तो है ही, पावर तो यूज करनी ही है। इसीलिए इन चीजों का इस्तेमाल करके सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है। दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे ज्यादा ब्रिटेन में फॉलो हुई, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। दोनों का फर्क समझना है हमें। पुर्तगीज के पास ये टेक्नोलॉजी पहले आई, इसीलिए व्यापार करने के लिए वो सबसे पहले भारत आ गए। लेकिन पुर्तगीज और ब्रिटेन में फर्क क्या है, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई थी, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में बड़े लेवल पर हुआ। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां हुआ, ब्रिटेन में। यहां तक समझ में आया? देखो टेक्नोलॉजी हर जगह एक जैसी इवॉल्व नहीं होगी, और इवॉल्व भी होगी तो हर कोई उसका एक जैसा यूज नहीं करेगा, है ना। एक ही टाइम पे सब यूज करें ये जरूरी नहीं है, एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ये जरूरी नहीं है। तो दोनों का हमने अलग अलग रिजल्ट देखा। बाकियों को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ पुर्तगीज और ब्रिटेन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पुर्तगीज वर द फर्स्ट हु केम इन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स हु रूल्ड इंडिया। यहां तक सभी को क्लियर है? पक्की बात है? समझते रहना, याद करते रहना दिमाग में, ठीक है। कि क्लास से बाहर जाओ तो उसके बाद कुछ रिवाइज, मतलब एक बार रिवीजन तो करना ही करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, या इतना बर्डन नहीं होना चाहिए। क्लास में याद करो। यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में हो गई, सबसे पहले ब्रिटेन में हुई, लेकिन धीरे धीरे यूरोप के बाकी एरियाज में भी
इंडस्ट्रीज डेवलप होनी शुरू हो गई। अब हम पूरे यूरोप के हिसाब से सोचते हैं कि पूरे यूरोप में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का माहौल बनने लग गया, और वहां पे जो पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनकी जगह ले ली किसने? मशीनरीज ने, मशीन्स ने। और अब वहां पे मशीनों से प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। तो पूरे यूरोप में जहां जहां इंडस्ट्रीज डेवलप हुई होंगी वहां वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ होगा, है ना? और जब मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो हर कोई क्या सोचेगा? अपने अपने मार्केट सर्च कर लो कि इन एरियाज में हम ट्रेड करेंगे, इन एरियाज में ये ट्रेड करेंगे। ये होता था ना, कंपटीशन बढ़ता है। अभी भी मार्केट भले ही सेम हो, फिर भी कंपटीशन कैसे होता है? क्वालिटी बेहतर हो, प्राइस कम हो। तो वही कंपटीशन यूरोप के मार्केट में शुरू हो गया, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बेनिफिट का मार्केट, कंपटीशन, सॉरी, ठीक है। अब क्योंकि धीरे धीरे यूरोप के बाकी एरियाज में भी इंडस्ट्रीज आ गई, तो एक मान के चलिए कि एक टाइम ऐसा आया कि पूरे यूरोप का मार्केट जो है वो टैप हो चुका था, और एशिया के ट्रेड से उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि ऑटोमन्स थे। अब उन्होंने रियलाइज किया कि अकेले यूरोप में हम रहेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यहां तो एक बार टेक्नोलॉजी आ गई वो धीरे धीरे स्प्रेड हो ही जाएगी, तो क्यों ना नए एरियाज एक्सप्लोर किए जाएं, ठीक है। तो न्यू एरियाज का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट भी हो चुका था, पुर्तगीज ने स्टार्ट भी कर दिया था। दो चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक तरफ यूरोप में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, और एक तरफ यूरोप के लोग कहां आ रहे हैं एक्सप्लोर करने? यूरोप से बाहर। और सबसे पहले पहुंच गई पुर्तगीज, वास्को डी गामा 1498 कालीकट में पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद जब उनका स्वागत वगैरह हुआ, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने तो नया रास्ता ही खोज लिया, ठीक है, अब चलो आ ही गए हैं तो अपने शिप में कुछ तो लेकर जाएं यूरोप। और यहां से क्या ले गए? मसाले ले गए, ब्लैक पेपर ले गए, काली मिर्च ले गए। अब जितना यहां इन्वेस्ट किया था उसका 60 टाइम्स प्रॉफिट हो गया वहां पे, अनएक्सपेक्टेड। कभी देखा नहीं होगा इतना प्रॉफिट, क्योंकि ऑटोमन्स के थ्रू ट्रेड होता था। तब उन्होंने सोचा कि ये क्या है, इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड किया। अब सोच के देखिए, पहले का ट्रेड रूट याद करिए, पहले यहां से जा रहे हैं तो पर्शियन गल्फ से जा रहे हैं, रेड सी से जा रहे हैं। इस बार कहां से आए थे? इस बार सोचिए, आप डायरेक्ट तो आए थे लेकिन रास्ता देखिए ना। तो उन्होंने कहा इतना लंबा रास्ता, जब जहां रूट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा दिन लगेंगे, ठीक है, तो कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी ना, ज्यादा टाइम लगेगा आपको। एक बार यहां से खरीदा फिर वहां जाके बेचा तो आपको टाइम ओवरऑल ज्यादा ही लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि इतना लंबा रास्ता अपनाकर भी हम आए, फिर भी इतना ज्यादा प्रॉफिट, और वहां ये शॉर्टर वे था, उसके बावजूद भी हमें कभी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट किसके पास जा रहा था? ये जो यहाँ पे मीडिएटर्स थे उनके पास। और तब उन्होंने कहा अब तो सीधे व्यापार होगा भारत से, रास्ता चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो। और पुर्तगीज को देखने के बाद यूरोपियन कंपनीज पागल हो गई, उन्होंने कहा हम भी सीधे भारत ही जाएं, अब तो हम भी एशिया जाएंगे, हम भी एशिया जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो, इंडिया में ब्रिटिशर्स वर नॉट, मतलब इंडियंस, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे पहले इंडिया में नहीं आए थे, वो पहले आए थे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। 1600 में उनको चार्टर मिला था, लेकिन इंडिया में पहली बार उन्होंने ट्रेड किया था मसूलीपट्टनम से 1611 में। तो ब्रिटिशर्स सबसे पहले इंडिया तो नहीं आए, लेकिन उनको हाँ इतना पता था कि एशिया जो है ना उसका ट्रेड बहुत बेनिफिशियल है अगर डायरेक्ट रूट स्टेब्लिश हो जाए तो, ठीक है। तो यहां से जैसे ही वास्को डी गामा गए, इंडिया के बारे में बताया और ट्रेड प्रॉफिट उन्होंने बताया, अब यूरोप में और ज्यादा होड़ लग गई, चलो चलो एशिया की तरफ चलो, एशिया की तरफ चलो। और ये रीजन था कि यूरोपियन कंपनीज का इंडिया की तरफ आना हो गया बहुत तेजी से। सभी को समझ में आ रहा है? पक्की बात है? तो रिवाइज करो इसको, रिवाइज करो इसे। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से लेके अभी तक जो पढ़ा है वो सारा रिवाइज करो।
बातें नहीं, रिवीजन। पीछे समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीछे पीछे आप दोनों, आप क्लास में लेट आए थे? चलो अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, लिखो, क्वेश्चन लिखिए। ये तो टेस्ट हो गया। हाँ, ऐसे ही टेस्ट होंगे हर रोज। और आंसर के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 7 से 8 मिनट मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, 100 वर्ड्स। ठीक है, या चलो थोड़े कम लिख देना, पहला पहला आंसर है। लिखो, डिस्कस अबाउट द मेजर फैक्टर्स which motivated European companies to trade in Asia। देखते हैं इसको आप किस तरीके से, किस फ्लो में लिखोगे। तो वो फैक्टर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। लिखो, मैक्सिमम 10 मिनट्स हैं आपके पास। 7 5:17 हो चुका है, 27 पे राइटिंग बंद करा दी जाएगी। तो लिखो और देखते हैं किस तरीके से लिखोगे। पॉइंटर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे आपका मानो वैसा लिखो, लेकिन आंसर लिखो। आ रही हूं मैं, कहीं नहीं जा रही हूं, ठीक है। बातें नहीं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी आंसर राइटिंग में, अपना अपना आंसर लिखना है सबको।
जी दे दो। और आंसर सभी को लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है, जो लेट आए हैं वो भी आंसर लिखेंगे। चीटिंग नहीं। आपका साथ वाला जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है, मैं पहले बता रही हूँ। हाँ? वो नहीं लिखना ना, वो एक्सप्लोर करने ही आया था, यही समझो। जहाज लेकर आया था उस। हाँ। हो गए। गिन गिन के लिख रहे हो। और लिख दो थोड़ा, अभी है टाइम। है अभी टाइम, 5 मिनट है। ये कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या तुम? 5 मिनट में 75 वर्ड लिख भी दिए, सोच समझ के लिखे है ना। लिख दिया, कॉपी ले आओ। बाकी सभी लिखे अपना आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है, शुरुआत में अच्छा लिखा है, वेरी गुड। और लिख सकते हो, आपने ये पॉइंट लिखा इसका।
टर्की वाला ये सही है। और थोड़ा सा वहाँ पे जो डेवलपमेंट, अच्छा एक मिनट रुको।
हो गया, सभी का आंसर कंप्लीट हो गया? तो बातें करने के लिए तो नहीं कहा था, बातें नहीं करो कोई भी। हाँ, कॉपी। बाकी सभी अपनी अपनी सीट पे बैठे रहना, ठीक है? कॉपी। आप यहीं पे नहीं। सभी अपनी अपनी कॉपी, अपने आंसर अभी रखें। हाँ, आप आगे आ जाओ आप। हम्म। हाँ, अच्छा। किसकी कॉपी? हम्म। अपने पॉइंट्स सही लिखे हैं। कभी कभी क्या होता है, फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ पॉइंट्स पहले लिखने हैं, जैसे ऑटोमन्स वाला जो पॉइंट है, तो जो ट्रेड रूट्स जो उन्होंने एक तरीके से एक्वायर किए थे, वो पॉइंट पहले, फिर एरिया, न्यू एरियाज एक्सप्लोर्ड, ठीक है, फिर ट्रेड बेनिफिट्स, है ना, और उसके बाद जो है कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज, इस तरीके से सीक्वेंस वो रखो। बीच में ये टेक्नोलॉजी वाला भी एक बार डिस्कस कर देना, जहाँ टेक्नोलॉजी फिर न्यू एरियाज एक्सप्लोरेशन वाला। सही है। ये कॉपी। हाँ, लिखाओ लिखाओ, आंसर लिखाओ उनका, चेक करवा ले तो। देखोगे। ठीक है, सही लिखा। हम्म। तुम्हारी कॉपी है? अरे। देखो, आपने आंसर में ये जो इतना पेज है, ये पूरा ज़्यादातर इसमें डिस्कशन हुआ है, जो हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल पे कंट्रोल हो गया, इसको करना है कम। इसको सीधे दो दो तीन लाइनों में इसको सम अप करो। जो टर्की का कंट्रोल हुआ था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल हुआ था ना, और ट्रेड रूट्स को अक्वायर किया था, उसमें लिखना है, एक ही पैरा बना दो इसको, ठीक है? ये सही है। गुड। इसको थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा अगर आप इसको कम कर दोगे तो। हम्म। इनको पॉइंटर फॉर्मेट में लिख दो। यहाँ पे जो बना ना, जैसे एक टेबल आप बना सकते हो आंसर में, ठीक है? एक टेबल बनाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप पॉइंट्स बना बना के लिख दो, है ना? अभी ये ठीक है, ये मैंने समझा उस हिसाब से आपने पूरा सही इधर लिख दिया है, वो सही है, लेकिन इसको पॉइंटर फॉर्मेट में लिखोगे पॉइंट बना बना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ, नहीं यही सही है, इसी वे में लिखना है।
कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया आपने। अगर आप चाहो तो इसकी जगह आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो वहां पे। हाँ, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे यू विल गेट टू लर्न। अच्छा, अब बाकी सभी का आंसर हो गया, सबने आंसर लिख लिया पीछे? बातें नहीं आपस में, वरना आप लोगों की सीट्स चेंज कर दी जाएंगी तुरंत, बातें बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप बैठे। अब मैं एक एक से पूछूंगी उन्होंने अपनी कॉपी में क्या क्या लिखा है, अपनी सीट से ही बताएंगे क्या क्या लिखा है, खुद से पढ़ के सब सुनेंगे, ठीक है? आप आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, चलो आप इधर आ गए हो तो। बाकी क्योंकि ऐसे कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगी आपने क्या क्या लिखा, बस यहीं से। हम्म, इससे पहले नेविगेशन सिस्टम को लेकर आओ, जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिखा है उससे पहले नेविगेशन सिस्टम, फिर ये, ठीक है? आप ही की कॉपी चेक करेंगे, अभी रुको, पेनाल्टी लगाई जाएगी अभी। ये वाला जो ग्रुप है ये आइडियोलॉजिकली बहुत रिवोल्यूशनाइज हो चुका है। ये वाले पॉइंट्स इग्नोर किए जा सकते हैं, है ना? जो टेक्नोलॉजिकल, हाँ, कंक्लूजन। ठीक, नहीं अभी एशिया को डिस्कस नहीं करना, कॉपी किसकी? हाँ, अभी हमें सिर्फ फैक्टर्स बताने हैं यूरोप वाले, एशिया का नहीं बताना, ठीक है? ठीक, ये ऑटोमन्स वाला ये जो पॉइंट है ना, इसको पहले ले आओ, ठीक है? इनको बहुत ज्यादा हमें जिक्र नहीं करना, बस अब ये जिक्र करेंगे कि पोर्तुगीज वर द फर्स्ट, ये वाला पॉइंट आप लिख दीजिए, बस शॉर्ट कर दीजिए मतलब इसको। और जैसे टेक्नोलॉजी वाला जिसने भी लिखा हुआ है ना, टेक्नोलॉजी की चीजों को अलग से हेडिंग बना के लिखो, अलग अलग पॉइंट, बिल्कुल इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। देखो इंट्रोडक्शन में हमें ऐसी भूमिका बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें एशिया का और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे स्टार्ट करो यूरोप से, ठीक है? सीधे शुरू करो 15th सेंचुरी में क्या हो रहा था यूरोप में, वहां से शुरू करिए, ठीक है? ये वाला इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है? ठीक है, और जो भी उनके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं उन सबको पॉइंटर फॉर्मेट में लिखो तो और बेटर रहेगा। हम्म, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सीरियसली गुड। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनको अलग अलग पॉइंट्स में लिखो, ये हाईलाइट करने हैं हमें, दीज वर द मेजर फैक्टर्स, ठीक है? इसको
कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे हमें यूरोपियंस के पर्सपेक्टिव से लिखना है, यहाँ इंडियंस के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना अभी, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि जो ऑटोमन वाला जो हमने पॉइंट लिखाया था, ठीक है, 15th सेंचुरी में ऑटोमन्स ने जो मेजर ट्रेड रूट्स थे उनको कैप्चर कर लिया। सो फॉर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स द यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू रूट्स, ठीक है। बैठ जाइए। ठीक है, और बेहतर होगा, अभी बहुत ज़रूरत है, लेकिन लिखते रहिए, अब आ जाएगा। कंटेंट आप सभी सारा लिख रहे हैं, लेकिन पॉइंटर फॉर्मेट में उसको बनाना भी नहीं आ रहा है, ठीक है। उनको पॉइंट्स में लिखना शुरू करिए। मैं डिस्कस करती हूँ कैसे लिखना है, पकड़ो। ठीक है, आराम से। नाइस, आपके हेडिंग्स बहुत शानदार हैं, वेरी गुड। ये पॉइंट कैसे अभी, ये क्यों लिखा टेक्नोलॉजी? नहीं, ये नेगेटिव वे में कैसे लिख रहे हैं आप? हमें पॉजिटिव जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे ना उनको लिखना है। यहाँ पे हमें उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे लिखना है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस आया कि अब हम और एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी, नेविगेशन सिस्टम आया, वेपन्स आए, कि अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो वी विल हैंडल, क्योंकि हमारे पास पहले से एडवांस वेपन्स हैं, तो वो हमें लिखना है। ये पॉइंट नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव वे में लिखना है इस आंसर को, ठीक। अभी अभी बहुत ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे लिखते रहिए, आप आ जाएगा। अच्छा चलो, पहले मैं आपको ये जो आंसर आपसे मैंने लिखवाया है इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ, ठीक है। किस पर्पज से मैंने ये आंसर लिखवाया था, सभी सुन रहे हैं ध्यान से? पहले ध्यान से सुनो सभी। देखो, हमारा जो सिस्टम है ना, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या जो भी तैयारी करने का भी सिस्टम हो, उसमें एक आदत पड़ी हुई है सबको। वो आदत ये है कि पहले एक बार सारा पढ़ लेना है, फिर बाद में कभी लिखेंगे, वो वाली हैबिट है। आप सभी को एक क्वेश्चन मैंने दिया, और वो क्वेश्चन आपको देने से पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया, पूरा सीक्वेंस से समझाया। 2 से 3 बार आपको मौके दिए, रिवाइज करो, है ना। 2 से 3 बार आपसे बोला कोई डाउट हो तो पूछ लो, और जब आप सबने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आप सोच के देखिए कि एकदम तुरंत पढ़ा हुआ, बिल्कुल मतलब उसी टाइम पे जो आपने पढ़ा हो, 2 से 3 बार रिवाइज किया हो, और उसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके सामने आ गया हो, तो आपको आंसर लिखने में कितना कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, मतलब आंसर लिखने में कुछ तो डिफिकल्टी हुई होगी, या फॉर्मेटिंग बनाने में कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, सीक्वेंस कौन सा सही रहेगा, वो बनाने में इश्यूज आए ना। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, बताना कि अभी देखो कि क्या किस सिचुएशन में है, और इस चीज की हैबिट बना लेनी है आपको। अब क्या करना है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा ना, वैसे वैसे समझाने के बाद तुरंत आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन आज चलो पहली बार था, आपको भी नहीं पता, और मैंने भी आपको
क्वेश्चन देने के टाइम पे नहीं बताया कि व्हाट विल बी द वे ऑफ चेकिंग द आंसर, लेकिन कोई बात नहीं। आगे से क्या होगा, क्वेश्चन आपको लिखना है, मतलब आंसर आपको लिखना है, क्वेश्चन हम बताएंगे। आप आंसर लिखेंगे और फिर मैं आप में से ही जो डाउटफुल फेसेस होंगे, ठीक है, उनसे उनके आंसर पूछे जाएंगे। वैसे सबके ही फेसेस डाउटफुल रहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे फेक में कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे उनसे सबसे पहले पूछा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो आंसर की जो प्रोसेस होनी चाहिए ना, 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाना है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 5 से 7 मिनट, 8 मिनट आपको लिखने के, और उसके बाद हम आपसे आंसर पूछेंगे, बस कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स पूछेंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, जो आपका वीकली टेस्ट होगा या टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर जो आंसर राइटिंग होगी, उसमें जो आपका जो टेस्ट होगा ना, उसकी मार्किंग होगी, फिर उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। यहां से सीखना, पहले वाला तरीका छोड़िए, ट्रेडिशनल तरीके से कब तक चलेंगे? अपने आप को तुरंत जज करो कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो याद भी कर लिया, उसको भी मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। एक साल पढ़ने के बाद कितने सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो जिनके रिवीजन ही नहीं हुए, दोबारा लास्ट में रिवाइज करते हैं, एक के बाद एक नोट्स ऐसे इकट्ठे होते हुए चले जाएंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, फिर कैसे लिखोगे? माइंडसेट डेवलप करना है। जब आपको टाइम मिले, ये जो मैंने बोला कि 100 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, तो एक फिक्स टाइम मिल गया, 5 से 7 मिनट मिलेगा, 8 मिनट मिलेगा, तो आप कोशिश करोगे 8 ही मिनट मिलेंगे, लिख देना है जितना आ रहा है। तुरंत पढ़ा हुआ है, लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है, 8 मिनट में आंसर लिखना है, 5 मिनट में आंसर लिखना है, ये आप इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ये आपकी हैंडराइटिंग, आपका टाइम मैनेजमेंट, कम टाइम में क्या लिखना है आंसर में, कैसी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, एकदम सीरियसनेस के साथ, उस माइंडसेट के साथ आप आंसर लिखने बैठेंगे। और आंसर लिख के अपने पास रखना है, हम आपसे आंसर पूछेंगे, और अगर लगा कि हाँ आपने सही नहीं लिखा होगा या बहुत ज्यादा अच्छा लिख दिया होगा, तो दोनों ही केसेस में आपकी कॉपियां भी चेक हो सकती हैं। कुछ भी फिक्स नहीं, हमारे लिए कोई रूल नहीं है, रूल आपके लिए। ठीक है, सिर्फ आप ये सोचो कि सिर्फ पढ़ा के यहां पे मैं 4-5 पन्ने नोट्स लिखा के चली जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे पढ़ा ही नहीं सकते। हमें पता तो चले ना, सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, कुछ मतलब हम बता रहे हैं उसका कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है फायदा, क्या मतलब फिर ऐसे पढ़ाने का? नहीं, ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और ये हर रोज आपसे एक क्वेश्चन तो आपसे 5 मिनट 7 मिनट एक बार लिखवाना है, हर क्लास में आपको आंसर लिखना है। ऐसी हैबिट बन जाए आपकी इस 1-1.5 महीने में, जब तक ये सिलेबस, जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कि आपको कोई टॉपिक का नाम बताए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका माइंड तुरंत प्रोसेस करना शुरू कर दे कि मेन इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, इसमें क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, मेजर कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी आपका फाउंडेशन बैच है, अभी से ये प्रोसेस फॉलो करिए, और फिर देखना 1 साल के बाद आप अपना लेवल। मेंस के लिए आप ये कहोगे कि बस पीटी की टेंशन है, मेंस तो हम निकाल ही लेंगे, मेंस तो हो ही जाएगा, वो लेवल लेके आना है। ट्रेडिशनल वे बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल फॉलो नहीं करना। और भाईचारा भी नहीं होना चाहिए यहां पे। ये जो एक दूसरे की कॉपियां देखना, उसके आंसर लिखाना, उसको बताना, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, वरना मेंस में एक दूसरे की कॉपी देखनी पड़ेगी, हम बता रहे हैं। पाप लगेगा। डर जाओ, ठीक है, वरना ये जो यहाँ पे जो बिना दिखाई देते हुए बहुत सारी जो घूम रही है ना, तुम्हें उनको भेजा जाएगा, जाओ। समझ रहे? डरो, तुम डरो। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आंसर लिख लिया, आप फ्री हैं, तो रिवाइज करो। और क्वेश्चन, और मैं आपसे ही पूछ लूंगी, चलो ये तो चलो क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, इस बार पढ़ाने के बाद मैं आपसे ही पूछूंगी, बताओ क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इस पे। क्वेश्चन ही बनाओ, तुम आंसर तो बाद में लिखोगे, पहले क्वेश्चन बनाओ। समझ रहे हो ना? पढ़ाई, हाँ जी पूछिए।
हाँ, शुरू में ऐसे ही दिक्कत होगी क्योंकि इसी तरीके से पढ़ा गया है। ये मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है। समझने में आ जाता है, कंटेंट याद रह जाता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन आएगा ना सामने, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब लिखा क्या क्या जाए, ये माइंडसेट नहीं बनता। और दिक्कत ज्यादा उनको हो जाती है जिनको ज्यादा समझ में आ जाता है। कि क्या 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 लिख दें। कोई बात, देखो समझ में नहीं आए तो आप पूछ लिया करें, हमने 3 बार पूछा, हमारी गलती नहीं है। लिखते टाइम समझ में नहीं आया ना, टॉपिक हमने समझाया तब समझ में आ गया था। हाँ, मतलब प्रेजेंटेशन में दिक्कत है ना। सीख लिया, समझ में, वही कह रही हूँ, बैठ जाइए। मैं वही कह रही हूं, समझो इस चीज को। ये फर्क आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीज को समझने और याद करने के बाद भी जब वो आपके आंसर में नहीं आ रहा है ना, जब वो आंसर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कभी नहीं की हुई तरीके से। और आपसे मेंस में और पीटी में आपका ओरल टेस्ट नहीं होने वाला। पीटी में तो फिर भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मेंस ज्यादा आसान होता है। हाँ, रियलिटी है, मेंस ज्यादा आसान होता है। अगर लिखने के का तरीका आ गया तो मेंस ज्यादा आसान है, ये बात मैं बोल रही हूं और गारंटी के साथ बोल रही हूं। रीजन, स्ट्रेटेजी चलती है मेंस में। पीटी में आपके पास 4 स्टेटमेंट, सामने वाला आपको 4 स्टेटमेंट देगा और आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में पता होना जरूरी है, तब आप आंसर लगा पाओगे। मेंस में वो एक क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन में आंसर में लिखना क्या है ये आपकी चॉइस होती है। कौन कौन से फैक्ट और कौन कौन से पॉइंट उसमें लिखना है ये आपकी चॉइस होती है, वो फिर सामने वाले की चॉइस नहीं होती। मेंस का कोई भी आंसर गलत तब होता है जब जो पूछा गया हो उसके बिल्कुल अपोजिट लिख दिया गया हो, बिल्कुल उससे बाहर ही लिख दिया होगा, तो वो पूरा गलत माना जाएगा। अगर आप उससे जुड़ा हुआ, उससे कनेक्टेड कुछ भी लिख रहे हो तो कम अच्छा होगा, कम सही होगा, पर वो गलत नहीं होगा। मेंस में ये बेनिफिट होता है, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करिए। समझना है, याद करना है, और क्या क्या पॉइंट्स उसके होने चाहिए। ये जो 1 महीने जो जो क्लास चलने वाली है उसमें ये चीज मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन क्लास में एकदम समझदारी से बैठना है, लगना चाहिए बीपीएससी वाली। ठीक है, इज्जत की बात है बीपीएससी। वरना फिर वो संटी ले आना, फिर 4 दिन का छोड़ो, आप कल ही लाओ। हाँ, कल ही लाओ। अभी अपनी अपनी कॉपी, अच्छा एक काम करो, जिस जिसने आंसर लिख लिया ना, मैं ये 4-5 कॉपियां चेक कर रही हूँ, बाकी सभी जिनके आंसर चेक हो गए हों या नहीं हो गए हों, वो सभी अपना आंसर पढ़ो जरा, अपने आंसर चेक करिए। और पीछे जो क्लास में लेट आए थे, आप पीछे, आप दोनों की कॉपी मैं चेक करूंगी। आपकी तो हो गई ना, आपकी कॉपी हो गई ना, चलो ठीक, फिर ठीक है। तो बाकी सभी अपना अपना आंसर चेक करिए, जल्दी से पढ़िए अपने अपने आंसर, चेक हो गई है तो भी, नहीं हुई तो भी, और क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना एक बार। और फिर मैं आपसे पूछूंगी, बताओ कितना सही लिखा आपने। ठीक है, बिना बात किए, आपस में बातें नहीं। देख, ये आपकी कॉपी। देखो वही चीजें आ रही हैं कि फैक्ट का सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है ना। एक बात तो, पहले ऑटोमन्स ने कैप्चर किया था सी रूट्स, है ना, तो उसको हमें क्या करना है, पहले लेकर आना है। सीक्वेंस भी फॉलो होना चाहिए, कंटेंट आ रहा है, सीक्वेंस सही करना है। ठीक है, वेलकम। आपकी ये आपकी कॉपी।
अब यहाँ जो आपने लिखा है ना, इसको कम कर दो, ठीक है। ये जो हमने रोमन एम्पायर के डिवीजन के बारे में बताया, उसका यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है, वो बैकग्राउंड था समझाने के लिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत है तो सीधे लिखो कि ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, उसने ट्रेड रूट्स को कैप्चर किया, ठीक है। हाई टैक्सेशन से यूरोपियंस को ट्रेड में बेनिफिट कम हुए, ये ऐसे लिखना। बाकी ये कॉपी एक दो क्वेश्चन, एक दो पॉइंट्स की रिपीटेशन है, उसी को अलग तरीके से आपने दोबारा लिखा है, ठीक है। बाकी अच्छा लिखा है, आप और इसमें पॉइंट्स ऐड करो, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करो और देखो कि इसमें और क्या क्या पॉइंट ऐड हो सकता है। ये बातें नहीं, देखो आपने ट्रेड गुड्स की डिमांड को ही मतलब बार बार यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस डाला है, यहाँ पे एक बार लिख दो उसको, ठीक है। ये सच है कि इंडियन गुड्स की या एशियन गुड्स की वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा और यूरोप के कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि जब यूरोप की कंडीशन इतनी अच्छी हो जाए कि वो सोचेंगे नहीं मुझे पहले ट्रेड करना है, मुझे पहले ट्रेड करना है, मुझे ज़्यादा बेनिफिट अर्न करना है, वो जो फैक्टर्स थे उनको भी यहाँ मैंशन करो, ठीक है। ऑटोमन्स भी आएगा, उनके खुद के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आएंगे उसमें, एक्सप्लोरेशंस भी आएंगे, कंपटीशन भी आएगा, ठीक है। ये आपकी ठीक है। बढ़िया, अच्छा लिख रहे हैं। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं वो और नेक्स्ट आगे पॉइंट्स वो ऐड कर दीजिए, अच्छा लिखा है, गुड। सबने अपने अपने आंसर चेक कर लिए? हाँ, कैसा लगा आंसर चेक करके? अच्छा लगा? हाँ, कमी है ना? हाँ, एक दो बार। अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि सेल्फ इवेल्युएट करना चाहिए अपने आंसर्स को। आपको भी तो पता चले टीचर कितना टॉर्चर हो जाता है भांति भांति के आंसर चेक करके। नहीं, आप सभी बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ मजाक में, सच होता है पर वो सच को गुस्से में ना बोल के थोड़ा मजाक में बोल देती हूँ। शुरू शुरू में किसी का आंसर बहुत अच्छा नहीं होता तो अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप बहुत अच्छा लिख लोगे, ये शुरुआत है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आएगा, अभी तो चलो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि इसमें पूछा क्या है मेनली, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझो, उसको याद करो, उसके बाद जब लिखने की बारी आए तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, क्लियर होना चाहिए कि लिखना क्या है। हमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड को डिस्कस नहीं करना, इसमें सीधे सीधे पूछा हुआ था व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स, वो फैक्टर बताओ जिन्होंने मोटिवेट किया यूरोपियन कंपनीज को कि वो एशिया में ट्रेड करें, तो मोटिवेशनल फैक्टर्स लिखने थे। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? इसमें एक ये फैक्टर हो सकता है कि जब ऑटोमन्स ने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया, टैक्सेशन हाई किया, तो यूरोपियन का ट्रेड बेनिफिट कम हो गया, उनको ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है। ये एक पॉइंट।
इसके अलावा और कौन सा पॉइंट हो सकता है? यूरोप में 15th-16th सेंचुरी में रेनेसा का पीरियड था, आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशंस, न्यू इनोवेशंस वर देयर, और इन इनोवेशन से टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी से क्या होगा? प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आप लिख रहे हो ना, उसके सब पॉइंट बना सकते हो आप। आपने लिख दिया एक तो ट्रेड रूट्स कैप्चर्ड बाय ऑटोमन्स, ये मेन हेडिंग हो गई, इसको डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपने बना दिया क्या? रेनेसा, रेनेसा में लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेशंस। नेक्स्ट पॉइंट बना दो न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज में आप सब पॉइंट्स बनाएंगे, कौन कौन से बन सकते हैं सब पॉइंट्स? नेविगेशन सिस्टम, शिप बिल्डिंग, है ना, एडवांस वेपन्स, ठीक है, ये आप बनाएंगे, मशीनरीज, ठीक है, ये सब बनेंगे। तो फिर इनको जब आप पॉइंटर फॉर्मेट में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नेविगेशन और इन सब के लिए क्या लिखोगे कि इन्होंने हेल्प किया, इन्होंने मोटिवेट किया नए एरियाज को एक्सप्लोर करने में। अब वो मजबूर थोड़ी ना रह गए कि वो ऑटोमन्स के साथ संधि करें, ट्रीटी करें कि भाई अपना टैक्सेशन कम कर लीजिए। जिसके पास टेक्नोलॉजी आ गई, पावर आ गई, वो क्या कहेगा? ठीक है, तुम रहो अपने पावर में, तुम लगाओ टैक्स, हम दूसरा ही रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो जब पावर आती है, जब पोटेंशियल बढ़ता है, तब नई एक्सप्लोरेशन के लिए उनको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वही रास्ता उन्होंने अपनाया। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? पोर्तुगीज की विजिट इंडिया में। जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आए और जब उन्होंने इतना ट्रेड बेनिफिट अर्न किया, तो इससे यूरोप की बाकी कंपनीज और यूरोप के जो ट्रेडर्स थे उनको रियलाइज हुआ कि हमें भी अब डायरेक्ट ट्रेड करना है। जब एक व्यक्ति जो गया था एक्सप्लोर करने के लिए, जब रिटर्निंग में जब वो इतना बेनिफिट अर्न करके आया है, तो हम भी ट्रेड रूट फॉलो करें और एशिया से ट्रेड करें। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? इसी सीक्वेंस में आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये समझ में। अच्छा, अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट। 6 बज गए? अच्छा हाँ, कंक्लूजन क्या होगा? बताओ, कंक्लूजन क्या होगा? एक चीज समझना, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का एक फर्क समझाती हूं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप यूरोप के मेजर फैक्टर्स को और उस समय को। और कंक्लूजन में क्या होता है? उन सब का आउटकम होता है। फर्क करके बताओ। इंट्रोडक्शन में मान लीजिए आप एक लाइन एक मेंशन कर, 2 लाइनें लेते हैं हम, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के लिए, एक कंक्लूजन के लिए। इंट्रोडक्शन के लिए मान लीजिए आपने लिखा कि द 15th and 16th century Europe was witnessing various changes in the ideology, in the innovations, in the technology। ठीक है, ये क्या हो गया? इंट्रोडक्शन की लाइन। इसी का आउटकम क्या होगा बताओ कंक्लूजन में? द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, द वेपनरी पावर, द नेवल फोर्स मेड द यूरोपियन दैट मच पावरफुल कि उन्होंने क्या किया? टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, टू कंट्रोल द ट्रेड एरियाज, ट्रेड सेंटर्स। एक हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या हो गया? कंक्लूजन। यही फर्क करना है, ऐसे सीखना है। किसी भी बात के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए इंट्रो क्या हो सकता है और उसको फाइनली कंक्लूड कैसे करेंगे आप, उसका आउटकम क्या हो सकता है। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाना है। तो डे बाय डे जैसे जैसे क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं चाहती तो थी आज ही उसको कंप्लीट करा देना, आंसर चेक करने में उस थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप का जो मार्केट था या यूरोप की जो कंपनीज थी उनके बीच में कंपटीशन किस लेवल का हुआ कि वो सबके सब, पहली बात तो वो सब बाहर निकले नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करने में। फिर जहां जहां उनको ट्रेड बेनिफिट नजर आया वहां वहां सबने अपने अपने एरियाज घेर लिए। यहां मैं ट्रेड करूंगा, ये मेरी ट्रेड फैक्ट्री, ये मेरी ट्रेड एरिया, समझ रहे हो? अपने अपने एरियाज कैप्चर करना।
उनको इस लेवल से कैप्चर कर लेना कि उस एरिया का नेचुरल रिसोर्स और उस एरिया का ह्यूमन रिसोर्स उन्हीं के लिए काम करना शुरू कर दे, इतना डोमिनेंस क्रिएट कर देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन टू कॉलोनाइजेशन, ठीक है। इसका लास्ट स्टेप क्या होता है? कॉलोनाइजेशन के बाद या कॉलोनाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपीरियलिज्म। हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपीरियलिज्म। इसको कल समझेंगे। और उसके बाद जो कंपनीज इंडिया में आई, उनके मेजर ट्रेड सेंटर्स, ठीक है। मैप वर्क जो भी हुआ है आज मैप पे, वो सारी लोकेशंस आप फाइंड आउट करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, रिवाइज कर लेना एक बार आज वाले नोट्स भी, ठीक है। थैंक यू।